नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट ज्यूडिकेचर की तरफ से जो असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आज आ गई है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपलोड ये मिलेगी आपको पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिक्रूटमेंट सेक्शन में सबसे लेटेस्ट अपडेट होगा आज के डेट का। और इसका एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ था कुछ दिनों पहले, जो ऑलरेडी आप उससे अवेयर होंगे। तो आज उसकी डिटेल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। ये आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी आज से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 मार्च होगा, 6 फरवरी से लेकर 7 मार्च। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन कर दिया है पर कुछ लोग पेमेंट लेट से करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपका 9 तारीख तक, 7 तक आप फॉर्म भर पाएंगे और 9 तक आपको पेमेंट कर देना होगा हर हाल में। डेट ऑफ प्री एग्जाम आपका है 30/4, यानी कि 30 अप्रैल टेंटेटिव डेट है। और मोस्ट प्रोबेबली ये हाई कोर्ट के एग्जाम का डेट जो है वो फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। मतलब ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं, वो डेट चेंज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू 550 पोस्ट हैं आपके, 550 वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रुप बी का लेवल 7 की जॉब है। उसके बाद जो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के अलाउंसेज होते हैं वो मिलेंगे आपको, एक्सेप्ट आपकी ये सैलरी वगैरह के पार्ट के अलावा। और रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट, जो भी पटना हाई कोर्ट के जो चलते आ रहे हैं प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट आप उसका ले पाएंगे। और जो समय समय पे अमेंडमेंट किए जाते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। और नीचे देखते हैं उसके हम कैटेगरी वाइज हम इसमें देख पाएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। देखिए आपका अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी की है वो 76 है, और 236 प्लस 2 बैकलॉग यहाँ पे दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो आपका हॉरिजेंटली आपका रिजर्व फॉर वुमेन, यहाँ पे ये जो आपका टोटल है और इसमें से आउट ऑफ कितने वुमेन के लिए रिजर्व है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो 236 और प्लस 2 बैकलॉग की है, 238 सीट है जनरल की, उसमें आपके 76 चली जाएंगी वुमेन के लिए। एससी के लिए 88 है, जिसमें आपका 33 वुमेन की है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आपकी 5 है, 2 वुमेन की रिजर्व है। ईबीसी की आपकी 99 है, 39 वुमेन के लिए। अब बीसी क्लास में आपका 66 है, आउट ऑफ 22 आपकी वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। ईडब्ल्यूएस की 54 सीट है टोटल, जिसमें 17 आपकी क्या कहते हैं वुमेन के लिए है। तो 548 प्लस 2 ये 550 है। बैकलॉग पहले की 2 सीट होगी उसको मिला करके, जिसमें 189 वुमेन के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको अगर हम बांटें तो। आउट ऑफ टोटल 550 पोस्ट 22 यानी कि 22 पोस्ट शैल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर जो OH होते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए रिजर्व रहेगी। उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 7 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 7 मार्च तक रात में 11:59 तक। उसके बाद लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। Only one application shall be submitted by each candidate. In case more than one application, that is multiple application forms are submitted by the same candidate, then the last application form correct in all respect shall only be taken into account for considering his or her candidature. तो कह रहा है कि एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है, और मान लीजिए मल्टीपल फॉर्म भरेंगे तो लास्ट वाला जो आपने भरा है उसको फाइनल कंसिडर किया जाएगा। Only such candidate shall be considered for selection whose participant in all the stages of examination and no exemption shall be granted to any other candidate including that of OH कैटेगरी, जो आपकी कुछ सीटें बताई गई थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू आप जाएंगे जो रिक्रूटमेंट के होंगे, तो आपको फाइनल में जाकर के यहाँ पे देख लीजिए category for appearing in any part stage of the examination for reasons whatever. Number of vacancies is purely tentative in nature and the High Court reserve the right to alter the same, यानी कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, 550 में प्लस माइनस हो सकता है, ये कह रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेशनलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972। ये तो आप सभी जानते हैं, इस तरह की चीज बराबर एडवर्टाइजमेंट भी देता है। Provide that a candidate belong to a category B or C must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the state government. Provided also that if a candidate belong to category above, no certificate is eligible. Eligibility shall will be issued for a period of more than 1 year, and such a candidate can be retained in service after a period of 1 year. Only he has acquired Indian citizenship. तो ये आपका काम का नहीं है। कैरेक्टर देखिए, द कैरेक्टर ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट बी सच
to render suitable in all the respect of appointment to the service in the High Court. The decision of the appointment authorities in this regard shall be final. यानी बिल्कुल साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति होने चाहिए आप, किसी तरह का दाग आपके कैरेक्टर पे ना लगा हो, क्योंकि हाई कोर्ट इस सब मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है. Person terminated dismissed by the government or by a local authority or corporation owned or controlled by the government or convicted of a serious offences other than whose punishable with only final by court of law will be deemed to be ineligible for the recruitment. यानी बिल्कुल आप साफ सुथरे छवि के व्यक्ति होने चाहिए, किसी तरह का दाग नहीं हो, किसी तरह का टर्मिनेशन नहीं हो, डिसमिस नहीं हो आप गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल अथॉरिटी ने कुछ आप पे इल्जाम नहीं लगाया हो जो कॉर्पोरेशंस होते हैं. तो ये सारी बातें इसमें कही जा रही हैं. Marital status: a male candidate who has more than one wife alive, or a female candidate who has married a person already having a wife alive will not be eligible for the recruitment. यानी कि एक मेल कैंडिडेट जिसकी एक से ज्यादा पत्नी जीवित हैं और एक ऐसी फीमेल कैंडिडेट who has married a person already having a, जिसने शादी ऐसे व्यक्ति से की है जिसकी दूसरी भी वाइफ है. समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, मतलब फाइनल जाते जाते वो छट जाएंगे. तो मैरिटल स्टेटस मतलब एक ही व्यक्ति से आपने शादी की हो, किसी तरह का पारिवारिक वाद विवाद झमेला वगैरह ना हो. फिजिकल फिटनेस: नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही और शी is in good mental and physical health and free from any physical defect like to interface with the efficient performance on his or her official duties. यानी अपने काम करने के लिए आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से फिट होने चाहिए. बिफोर अ कैंडिडेट रिक्रूटेड डायरेक्टली is appointed with the establishment, he or she shall be recruited to produce by medical certificate of physical fitness issued under the signature of a medical officer not below rank the deputy superintendent of a government hospital at the time of joining the post. ये कह रहा है बिफोर कैंडिडेट रिक्रूटेड डायरेक्टली इज अपॉइंटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ही शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल. हाँ, तो ये बता रहा है कि फिजिकल और मेंटल आप फिट होने चाहिए और इसके फिटनेस के लिए आपको जो मेडिकल ऑफिसर से, जो आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक से कम का नहीं होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में, उससे आपको ज्वाइनिंग के टाइम में फिटनेस लगा के देनी पड़ेगी. प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अंडर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी OH जो होते हैं कैटेगरी शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही और शी इज इन गुड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकली फिट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज हर डिसेबिलिटी. यानी जो दिव्यांग होते हैं तो वैसे वो तो चल फिर नहीं सकते ना, उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं मतलब उनके माइंड शार्प हो, वो चीजों को समझ पाए, अपना काम अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा पाए, तो ये कम से कम होने चाहिए जो OH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं. एज लिमिट क्या है? अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट to the post of assistant must not be below 18 on 1st January 2023. That is, a candidate must not be born later than 1/1/2005. 2001 जनवरी 2005 के बाद का जो है वो कोई पैदा हुआ हो तो इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, और कम से कम उसकी एज जो है, उम्र जो है उनकी 18 साल की होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक. अब दिया हुआ है द कैटेगरी वाइज परमिशेबल अपर लिमिट इज एज फॉलोज. अब यहाँ पे कैटेगरी दी गई है और उसकी उस कैटेगरी से जो गवर्नमेंट ने जो भी रिजर्वेशन दिया है उसमें मैक्सिमम एज क्या मिलती है उनको रिलैक्सेशन, वो बताई गई है. यहाँ पे दिया है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS मेल के लिए 37 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, 37 के बाद वाले एलिजिबल नहीं होंगे. अब इसमें अनरिजर्व जो है ना EWS फीमेल के लिए और आपके UR के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी महिलाओं को 3 साल का रिलैक्सेशन है इसमें. BC और EBC 40 साल होने चाहिए. SC ST 42 साल की है, और OH जो है लोकोमेटर जो होते हैं अनरिजर्व EWS EBC BC SC ST यानी जो आपके ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 47 ईयर्स तक के मैक्सिमम जो स्लैब है वो फिट हो पाएंगे उसमें. अपर एज लिमिट फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी relaxable by 5 years. The age limit shall not be applied to a person already serving in an establishment of High Court or a person engaged on daily wages or those working in the courts subordinate to this court or placed to a deputation. Candidate claiming age relaxation in more than one category will be entitled to only one on the relaxation whichever is more beneficial to them. Relaxation in upper limit age limit is virtues by their category shall be provided to the residents of Bihar only. अपर एज लिमिट की जो ये है ना कैटेगरी का रिलैक्सेशन है वो सिर्फ बिहार की कैंडिडेट के लिए होगा. कैंडिडेट्स अवेलिंग सच रिलैक्सेशन शैल हैव टू प्रोड्यूस डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट
along with their respective caste और category और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी बिहार के बच्चों के लिए जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं रहेगा। उस तरह से जो बाहर के हैं और बिहार वालों को जो है डोमिसाइल लगाना पड़ेगा अपना रेसिडेंशियल, और साथ में जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Minimum qualification: the applicant must possess following essential qualification eligibility condition for the post of assistant as on 1 January 2023। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 6 महीने का कम से कम कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यानी कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है, सिंपल बीएससी आपका बीए हो, जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपने किया हो, तो उसके साथ में आपका 6 महीने का वो कंप्यूटर का एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है ताकि आप से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे उस कैटेगरी से, उस डिसिप्लिन से हैं, जिन्होंने मान लीजिए किसी ने अगर बीसीए किया हुआ है या बीएससी आईटी किया हुआ है जिसमें कंप्यूटर वगैरह पढ़ाया जाता है, तो वैसे हालत में उनको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी सिंपल ग्रेजुएशन है उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स बनवा लेना चाहिए अगर उनके पास नहीं है तो। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन: अब ये क्वालिफिकेशन तो है पर प्रेफर किसको किया जाएगा? हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए कम से कम सेवा दी हो। हु हैज ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी में किसी को अगर बी सर्टिफिकेट मिला हो। शैल अदर थिंग्स बी इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस टू द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द एस्टैब्लिशमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब रिजर्वेशन वो बताया गया है, मैंने पहले ही डिस्कस किया है, उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। एससी के लिए 16% आपका, एक बार पढ़ लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, scheduled tribes, extremely backward class and economically weaker section of the state of Bihar shall be applicable of the following manners। तो ये बिहार सरकार का रिजर्वेशन का ये पॉलिसी है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन देना है उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। Horizontal reservation for women candidate or orthopedically handicapped candidate shall be applicable on the following manners। ये women के लिए 35 और OH के लिए 4%। The post reserved for the women candidate under horizontal reservation category shall be filled by the male candidate of the respective category if women candidate do not obtain the minimum cutoff marks fixed for by them of the High Court of, or the number of women candidate is insufficient। तो कह रहा है कि जो वुमेन के लिए पोस्ट है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, वो मेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भरा जाएगा अगर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है कोई मेल कैटेगरी के कैंडिडेट लाते हैं और वहां पे वुमेन नहीं पाई जाती हैं तो वो मेल के लिए दिया जाएगा। द सेलेक्टेड ओएच कैंडिडेट्स शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। Benefits of caste-based reservation shall be given only to the candidates who are domicile of Bihar, subject to the production of domicile and category issued certificate issued by the competent authority as recognized by the law or relevant rule of state of Bihar। यानी जो भी रिजर्वेशन मिलना है आपको कैटेगरी वाइज, तो वो आपको बिहार के बच्चों को मिलेगा जब आप अपना डोमिसाइल और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी सर्टिफिकेट आप सत्यापन कर पाते हैं। The permanent address furnished in this application form shall be considered as domicile for the purpose of reservation. If the applicant does not claim reservation or maintain his or her category in the proper place or application form, he or she will not be given the benefit of reservation। वही बात दोबारा की जा रही है। After final submission of the application form, any request with regard to the change of category shall not be entertained। यानी एक बार आपने भर दिया है अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कैटेगरी तो कम से कम दोबारा से बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप फॉर्म भरने टाइम में डालिएगा। द कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट shall not be entitled to the benefits of reservation। Such candidates shall be treated as the general category candidates। तो जो भी डोमिसाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वो अनरिजर्व उसको माना जाएगा, वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स कंसिडर किए जाएंगे। इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड। तो अगर कोई महिला है और वो अपने पिता की तरफ से कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र देती हैं, शैल ओनली बी ट्रीटेड एज वैलिड।
तभी उनको क्या है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। दोबारा से पढ़िए, इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड शैल ओनली बी ट्रीटेड एज वैलिड। तो अगर कोई वुमेन है, उसकी शादी मान लीजिए हो गई है कोई महिला की, तो उनके पिता के साइड से, यानी अगर वो उनके पिता का कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो उसको वैलिड, सिर्फ उसी हालत में उनको वैलिड माना जाएगा। Candidates claiming reservation against SC or ST category shall be required to submit domicile certificate and the respective category certificate issued by the competent authority as and when asked for. Candidates seeking reservation under BC or ABC category shall have to produce non-creamy layer certificate for the purpose of employment in the government of Bihar in addition to the domicile certificate issued by the competent authority as and when asked for. Income and asset certificate issued by the competent authority for the year 2022-23 has to be produced by the candidates who claims reservation under economically weaker section category, filling which they shall be treated as general. अब ये कह रहा है कि आपको इनकम और आपके जो एसेट संपत्ति वाला जो सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, वो 2022-23 सेशन का बना होना चाहिए। यानी 2000 आपको 31 मार्च के पहले का अगर आपके पास है तो आप उसको फाइनल मतलब उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज फिर आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। Only such person would be eligible for reservation under orthopedically handicapped quotas having not less than 40% of relevant disability. Applicants claiming benefit of reservation under orthopedically handicapped quota shall be required to submit a disability certificate issued by the competent authority as per relevant rules as and when asked for. There is no provision for scribe or extra time in any part or stage of examination for the orthopedically handicapped candidates. यानी अलग से आपको कोई रिलैक्सेशन या कोई छूट या फिर कोई किसी तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनाया है ऑन टाइम। तो टाइम पे आप सारी चीज़ें अपनी दुरुस्त कर लेंगे। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। प्री एग्जाम आपको होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो होंगे प्री में, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव होंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। ये 4 स्टेजेस होंगे इसमें सिलेक्शन के। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी 40% ऑफ प्री एग्जाम, यानी इसमें आपको प्री में 40% लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ रिटन टेस्ट, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव में जितने भी सेक्शन होंगे सब में आपको 40% लाना पड़ेगा और आपका 30% जो है इंटरव्यू में कम से कम लाना ही पड़ेगा। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द सिलेबस एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन इज इनक्लोज एट एनेक्सर ए। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फी क्या है। ईबीसी, बीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 1200, एससी, एसटी और ओएच के लिए 600। पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपको यानी फॉर्म भर दिया है, फी पेमेंट नहीं की है तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा और सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से करना है। एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ अ फी वंस remitted by the candidate will be entertained under any circumstances. Concession of fee shall be provided to SC, ST or OH candidate in Bihar only. Any kind of service, processing, transaction charges or any other amount charged by the bank or online transaction will be borne by the candidate. यानी ये 1200 कम से कम आपको देना पड़ेगा अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं और SC, ST, OH के लिए 600 देना पड़ेगा। उसके अलावा जो आप जिस भी मोड से पेमेंट करेंगे, मान लीजिए नेट बैंकिंग करते हैं, गूगल पे करते हैं, वो सब में तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेने अगर लगेंगे तो वो कैंडिडेट को बेयर करना पड़ेगा। Center of examination. A candidate must indicate name of the city in the online application form in which he or she desired to take the examination. आपको बताना पड़ेगा प्रेफरेंस, आपकी सिटी कौन सी है वो चॉइस देना पड़ेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम में। Detail about the cities in which examination centers are to be allotted is enclosed and at Annexure 2। तो आगे बताएगा डिटेल कौन कौन सी है, किस सिटी में आपको एग्जाम देना है, वो सब इसमें दिया हुआ है। अ कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सिटीज, 3 का चॉइस देना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी फर्स्ट कौन सा चाहिए, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी एक बार आपने दिया जो उसको फाइनल माना जाएगा, बाद में आप बदलाव नहीं कर सकते एग्जाम सेंटर में।
Hence, the candidates would be should select the city carefully and indicate the same correctly in their application. यानी सोच समझ के आपको बनना है. The High Court will be endeavor to accommodate to the candidates in cities opted by them. However, the High Court reserve the right to cancel any center or city and ask the candidate for that center or city to appear from any other center or city. High Court also reserves the right to divert candidates of any center to any other center city in administrative exigency. यानी आपको बता रहा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है ये अंतिम निर्णय होगा कि वो किस कैंडिडेट्स को कहाँ पे भेजना चाहता है. वो चाहे तो इस तरह के फेरबदल कर सकते हैं. आपका प्रोसीजियर ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट क्या क्या है. अपॉइंटमेंट के प्रोसीजियर देख लेते हैं. द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट इज प्योरली टेंटेटिव इन नेचर. यानी टेंटेटिव है, हालांकि बदलाव नहीं होता है इसमें. एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट. यानी आपको टाइम टू टाइम जो है एग्जामिनेशन के लिए और कोई भी फर्दर डिटेल्स वगैरह है उसके लिए आपको क्या कहते हैं पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. हालांकि जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे वो साथ ही मेरे चैनल पे अगर जुड़ जाएंगे तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी. नो पर्सनल कम्युनिकेशन शैल बी मेड इन दिस रिगार्ड. ये नहीं अलग से कोई पत्राचार वगैरह का माध्यम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. The High Court reserve the right to bring about changes in the selection procedure or scheme of examination. यानी हाई कोर्ट को ये राइट है कि वो इस पूरे दौरान में पूरे प्रोसेस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं. लाइक सिलेबस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, है ना. तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर इन केस होता है तो. अदरवाइज नहीं होता है ये. देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ फॉर री इवोल्यूशन और री चेकिंग scrutiny of the answer sheet or a score. No correspondence in this regard shall be entertained. यानी आप दोबारा से आप इवेल्युएट या रीचेकिंग के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं या स्क्रूटनी वगैरह का प्रोसेस इसमें नहीं होता है. A candidate must secure the minimum qualifying standard in the pre-examination for being considered to get shortlisted for written test. तो मिनिमम कितना लाना था प्री में 40% वो लाना पड़ेगा तभी आप आगे जा पाएंगे. Only those candidates shall be considered for selection who secure the minimum qualifying standard in the written test as well as the interview and also qualifying at the computer proficiency test. यानी जो भी आपको मिनिमम कट ऑफ चाहिए वो पार करना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन में जा पाएंगे. Selection will be made on the basis of marks secured by the candidates in written test and interview, and accordingly a list as well as a panel waiting list will be prepared. तो मान लीजिए 550 के अगेंस्ट में ये क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप पूरे मार्क्स के हिसाब से आप अपना स्कोर कर पाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे और आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली फाइनल उसके बाद जा करके मेरिट लिस्ट बनेगी. मेरिट लिस्ट के साथ में कुछ वेटिंग लिस्ट भी होती है. मान लीजिए 550 तो रहेगा ही, उसके बाद कुछ और भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स रहेंगे. इन केस अगर कोई कैंडिडेट्स ये 550 वाले ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को ऊपर में एडजस्ट करके उनको सिलेक्शन जो है रिक्रूटमेंट का वो आगे बढ़ाया जाएगा. इफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, यानी यदि के 2 कैंडिडेट एक बराबर मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं, the candidates securing higher marks in the written test will be placed above, and if the marks obtained in the written test are also equal, then the candidates born earlier will be placed above. तो मान लीजिए 2 आदमी व्यक्ति हैं जिनका एक समान मार्क्स आ रहा है फाइनल सिलेक्शन में, तो जिनकी पैदाइश पहले हुई है, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले का है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा. Such panel waiting list shall remain valid for a period of 1 year from date of its approval by the competent authority and may be extended for another 1 year in case of exigency. तो मान लीजिए 550 के बाद जो कुछ वेटिंग लिस्ट बनेगी उसकी वैलिडिटी 1 साल होगी और उसके बाद भी ये हाई कोर्ट चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकती है. दोबारा से अगर वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर रहा है या इन केस इसमें से किसी का कुछ इशू होता है ज्वाइन करने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट वाले को क्या कहा जाए उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा. The appointee shall have to join within a period specified in the appointment letter. Joining time may be extended upon the satisfaction of the appointment. आपका appointment authority, यानी जो आपके क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में ज्वाइनिंग का डेट वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पे ज्वाइन करना पड़ेगा.
provided that the appointee who joins after the period is specified in the appointment letter and beyond the expansion period, if any, his or her seniority shall be determined on the basis of his or her duty of joining. यानी आपको टाइम पे ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? द हाई कोर्ट रिजर्व राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफाई एग्जामिनेशन प्रोसेस, चेंज कर सकते हैं एग्जाम का प्रोसेस को, एंड फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयरऑफ, यानी कट ऑफ मार्क्स जो है वो बढ़ा घटा जा सकता है। All these instructions are to be compiled with strictly by the candidate at every stages of the test examination. तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको जो दी गई हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा ढंग से। Decision of the High Court shall be final in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, candidature of any applicant, penalty for false information, mode of examination process, allotment of examination center, selection and appointment of posts. यानी हाई कोर्ट ऑफ पटना जो है उनके पास सारा डिसीजन करने का राइट रहेगा, चाहे वो एलिजिबिलिटी को लेके हो, किसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने को लेके हो, किसी कैंडिडेट द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उस पर पेनल्टी लगाने को हो, या मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके हो, या अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को लेके हो, या सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टेस्ट जो पोस्ट है उसको लेके, यानी ऑल राइट जो है वो सब रिजर्व रहेंगे इसके पास में, हाई कोर्ट ऑफ जो जुडिकेचर पटना के पास में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, ये मेंशन की गई है, रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अदर रेफरेंसेस, यानी यहाँ पे जो आपको मिलेगा पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो ऑथेंटिक रहेगा, कहीं और से आप खबरें जो हैं किसी वेबसाइट के थ्रू ना पढ़ेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह वो हैं वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ भी उनकी ऑथेंटिसिटी देख करके ही आप इस तरह की चीज़ों को ज्वाइन करेंगे। Candidates must read carefully the detailed advertisement with general instruction, syllabus and schemes of examination, Annexure 1, list of examination centers, Annexure 2 and how to apply Annexure 3। तीन एनेक्सर दिए गए हैं, इसमें तीन खंड होंगे। पहला लिस्ट ऑफ जिसमें आपको सिलेबस, स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन और जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो आपके एनेक्सर 1 में होंगे। उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कौन कौन से लिस्ट होंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, वो एनेक्सर 2 में होंगे, और अप्लाई कैसे करना है ये आपका एनेक्सर 3 में होंगे। गिवन इन द एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स नॉट complying with any instruction shall be summarily disqualified। तो आगे देखना पड़ेगा, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC, ST, EBC और BC और EWS, OH मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब इन द एडवर्टीजमेंट। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि ये जो कैटेगरी मेंशन की गई है इनके जो रिजर्वेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कोटा बनता है उसके अकॉर्डिंग ही ये बेनिफिट ले पाएंगे। They should also be in possession of the certificate in the format as prescribed by the state government in support of their claim। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए उनको अपनी जो भी अथॉरिटी है वहां से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और पेश करना पड़ेगा। Candidates are advised to fill up the online application form very carefully and recheck the data filled prior to its submission। तो एक बार जब फॉर्म भर लेंगे आप, वो तो फॉर्म भरने टाइम में तो ध्यान से तो भरना ही है, पर जब आपको सबमिट फाइनल करना है उसके पहले सारी चीजें दुरुस्त हैं या नहीं एक बार देख लेना पड़ेगा। क्या फायदा, मान लीजिए फॉर्म भरना ही है तो ध्यान दे करके भरेंगे, बार बार ऐसी नौबत क्यों आने दें कि हम उसको अल्टर करें या कुछ चेंजेस अप्लाई करें। Information such as their name, contact detail, address, email ID, category, OH status, educational details, qualification details, date of birth, etc. provided by the candidate in the online application form shall be treated as final। तो आपका नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, ईमेल आईडी, कैटेगरी, OH स्टेटस यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का स्टेटस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीजें तो बिल्कुल आपको फाइनल ट्रीट किया जाएगा एक बार आप भर देते हैं तो। The candidates shall fill their complete postal address with pin code, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ भरना है। Any request for change in such particulars after final submission shall not be considered in any manner। यानी इसका ओवरऑल निचोड़ ये है कि जो भी आप सूचना भरेंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो दुरुस्त भरेंगे, बाद में किसी तरह का बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ों पे आप खास तौर से ध्यान रखेंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस इट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसको हटाया नहीं जा सकता है जब एक बार आप भर देंगे तो। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। यानी आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, या अगर आपका अपियरिंग है ग्रेजुएशन तो आपने भर दिया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भर दिया, ऐसे में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। In case multiple application forms are submitted by the candidate, the last application form correct in all respect shall only be accepted, and of the fee deposited with earlier application shall not be adjusted, refunded under any circumstances। यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी एक कैंडिडेट ने 4-5 भर दिया तो जो लास्ट वाला है उसी को फाइनल माना जाएगा, और पहले आपने जो 4-5 एक्स्ट्रा भरा है उसकी फी आपको लौटाई नहीं जाएगी। Candidates are also advised to their own interest to apply online as well। Candidates are also advised in their own interest, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी भरें, to apply online as well before the closing date and not wait for the last date of submission to avoid possibility of link failure or any other technical issue whatsoever। तो लास्ट डेट से पहले आपको भर लेना है, अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वो वैसी हालत में आपका बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच होता है, लिंक फेल होता है, या उसके अलावा टेक्निकल इशू आ जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएं। There shall not be any responsibility of High Court of if any candidate fails to finally submit the application form before the last date of submission or any account of aforesaid reasons or for any other reason beyond its control। तो अगर टाइम पे नहीं भर पाएंगे, बाद में आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे मेल वगैरह करके, तो उसको कोई उसका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप टाइम पे प्लीज भरें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। In case it is found at any time in future that a candidate has issued, uploaded photograph or signature of someone else in his or her application form or admit card, or he or she tampered his or his admit card result, these acts of candidate shall be treated as unfair means। तो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अगर अपनी जगह पे किसी और की फोटोग्राफ या सिग्नेचर डाल देता है, या एप्लीकेशन फॉर्म में एडमिट कार्ड से किसी तरह का छेड़छाड़ करता है, कोई ब्लेड वगैरह मारते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, दोबारा से उसमें कुछ स्कैन वगैरह कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी गलती करने की भूल न करेंगे। In case a candidate is found providing incorrect information or his or her identity is proved to be false at any time in the future, he or she may, in addition to disqualification, face penal action as per the law applicable। तो किसी तरह का अगर गलत इन्फॉर्मेशन देके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्ट तो होगा ही, साथ में जो लीगल एक्शन है वो भी आपके खिलाफ लिए जाएंगे। In case it is found at any stage of the recruitment process that a candidate does not fulfill the eligibility norms and or that he she supported suppressed twist आपका twisted or truncated any material facts, his or her candidate shall be stand cancelled without giving any reason and notice to the candidate concerned। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका एलिजिबिलिटी के अलावा अगर आप किसी चीज गलत तरीके से फॉर्म को भरते हैं या किसी ट्रंकेटेड मटेरियल का यूज करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और साथ में आपको किसी तरह का सूचना भी नहीं भेजी जाएगी। If any of these shortcomings is detected even after appointment, his her service will be liable to be terminated and he or she will be liable to punishment through proceedings as decided by the competent authority। तो अगर इस तरह की चीजें आप पाई जाती हैं जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद भी, तब आपकी सर्विस टर्मिनेट होगी और साथ में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे जो भी competent अथॉरिटी हैं उसके द्वारा। The candidates are required to fill the online application form which with correct and complete full information carefully। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है बिल्कुल सही सही, बिल्कुल दुरुस्त, किसी तरह की गड़बड़ी के बगैर। If any incomplete or false information is furnished, then the candidate will be solely responsible for the same, and on the basis of false and incomplete information, the application form shall be rejected at any stage of the application selection process without giving any reason or notice। तो अगर आप कुछ भी गलत चीज़ें भरते हैं, कोई इंफॉर्मेशन केयरफुली नहीं करते हैं, तो कम्प्लीटली उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और फॉर्म आपका रिजेक्ट तो होगा ही। साथ में on furnished any false certificate or indicating wrong category in the application form, or in case of any other default, the High Court may reject the candidature at any stage of selection।
तो बार बार वही चीज़ें दुरुस्त रिपीट की जा रही हैं। किसी तरह की कैटेगरी अगर आपकी मान लीजिए जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपने किसी और कैटेगरी बना लिया है तो वैसी हालत में एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, साथ में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग initiated or a first information report lodged against them or any punishment awarded to them। तो फॉर्म भरने टाइम में आपको दिया होता है कि अगर आपके खिलाफ किसी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं है, एफआईआर तो नहीं है, या कोई पनिशमेंट आपको अवार्ड तो नहीं की गई है, तो ये आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। Concealment of such information may disqualify an entitled cancellation of their candidature। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड हार्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्क्स और शीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। यानी प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड हार्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट और मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो हार्ड कॉपी आपको भरने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। कैंडिडेट्स shall have to produce all the required documents pertaining to eligibility for verification as when asked for the high court, failing which he or she shall be disqualified। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं तो टाइम से आपके पास होने चाहिए, जब भी जरूरत होगी ये लोग मांग सकते हैं, और आप नहीं देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट कीप प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे बोल्ड से लिखा गया है, आपके पास ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया है तो उसके बाद आपका क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालना है। ई एडमिट कार्ड एंड एटलीस्ट 8 कॉपीज ऑफ colored passport size photograph identical with a photograph uploaded in online application form and produce the same along with all the required certificate at the time of interview for the verification of documents। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, एडमिट कार्ड की कॉपी रखनी है अपने पास सेफली तरीके से, और कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कलर जो होते हैं, और जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने टाइम में फोटो रखे हैं कोशिश करें कि वही फोटो आपके पास रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। कैंडिडेट्स शैल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एट देयर ऑन कोस्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट, शिफ्ट एंड टाइम इंडिकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड। तो अगर आप जाते हैं तो ये कह रहा है कि जो भी आपका फेयर होगा, किराया भाड़ा, वो सब आपको बेयर करना पड़ेगा, which would be issued in the due course through official website of High Court only। The admit card shall not be dispatched to the candidates individually। अलग अलग से किसी को एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा, आपके वेबसाइट से जाके ही टाइम जब आएगा उसका तो डाउनलोड करना पड़ेगा। The High Court shall not be responsible for any loss or injury caused to the candidates in course of appearing in the examination। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है जब आप एग्जाम देने आ रहे हैं, तो उस तरह के कोई लॉस वगैरह होंगे तो उसके लिए हाई कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है अपने आप को। सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप with them at least 2 passport size recent color photograph as uploaded in the online application form। तो आपको 2 कॉपी तो रखना है अपने पास में, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी है वही फोटो, कलर फोटो होनी चाहिए। 1 आइडेंटिटी प्रूफ किसी तरह का, देखिए यहाँ पे मेंशन है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड एनी अदर आईडी इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और एंड 10 सर्टिफिकेट। तो ये सब जो चीजें मेंशन की गई हैं इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए आईडी के तौर पे। हैविंग नेम और फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, along with the admit card issued to the candidate, and shall produce the same as on demand at the time of examination at the center। The detail mentioned on the ID card must match the detail appearing on the admit card। तो जो डिटेल आपकी मेंशन कर रहे हैं आप, वो आपके एडमिट कार्ड से मैच होनी चाहिए। else the candidate may be denied entry into the examination hall। मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी तरह की घड़ी या आपका कम्युनिकेटिव डिवाइस आपका अलाउ नहीं होगा एग्जाम के प्रेमिसेस में, और आपका किसी तरह का इन्फ्रिंगमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन में इंटाइटल सुटेबल एक्शन रिस्ट्रिक्शन एज हाई कोर्ट में डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशंस। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मतलब इनके एक्शन के
खिलाफ जाते हैं, जो इन्होंने बताया है इंस्ट्रक्शन उसके अपोजिट आप जाते हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा ही, साथ में आपको किसी तरह के एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Merely appearing and disqualifying in assistant recruitment examination 2023 does not confer any right to the candidate to get appointment. उसके बाद है आपका conversing in any form and use of unfair means during examination shall be disqualified the candidate of the applicant and the result of the candidate shall not be declared. तो चोरी वगैरह में पकड़े जाएंगे तो आपको पता ही है क्या होता है। All the candidates who are already employed in the central government or state in any central government or state government published public undertaking and or in any type of other organization established or government आपका governed by the central government or state government will apply online after seeking permission from their employer. They will have to produce no objection certificate NOC दे रहा है। अगर कोई पहले से काम वगैरह कर रहे हैं तो उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ता है, उसके बारे में बात हो रही है। From the respective cadre controlling authorities, failing which or his or her selection may be considered at the time of high court by the high court. तो आपको जो आपकी क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनसे आपको एनओसी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी स्टेज में। A candidate claiming reservation and or relaxation shall have to produce certificate issued by the competent authority in prescribed pro forma in support of his or her claim. Orthopedically candidate having shall have to submit certificate issued by the competent authority board indicating physically disability not more than less than 40%। तो कम से कम 40% की से कम की आपकी क्या होनी चाहिए, OH होना चाहिए। OH यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने अपने कास्ट या जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सब बना के आपको दावेदारी पेश करनी पड़ेगी। It is to be noted that if a candidate have been allotted to appear in the examination, it does not imply their candidate's eligibility has been verified। तो अगर आप अपीयर हो जाना एग्जाम में तो जरूरी नहीं कि आपकी सारी एलिजिबिलिटी है वो वेरीफाई हो गई है। इट डज नॉट वेस्ट एनी राइट विथ सच कैंडिडेट टू गेट अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर हो गए तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अपीयर होने के बाद से आपकी नौकरी लगी, ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। The eligibility is subject to final verification by the government competent authority. The candidate shall satisfy his or her eligibility before applying online and shall be personally responsible in case he or she is not found eligible to apply as per the given eligibility criteria. Information uploaded on the official website of High Court shall not be provided to the candidates or any other person under the right to information Act 2005. Read the Patna High Court Right to Information Rules 2005 as amended from time to time. The information uploaded on the official website of the High Court shall remain available for a specific period only. Therefore, the candidates are advised to download the uploaded information and keep with them for the future reference. उसके बाद आपका है any representation filled by any applicant in respect of direct recruitment shall not be entertained once the process is initiated. Factual information under the RTI shall be provided only after declaration of final result. Inferential questions or speculative questions shall not be answered under the RTI Act. The final score along with category or subcategory wise cut-off marks of all the candidates appearing in the examination will be uploaded on the official website of the High Court after declaration of the final result in due course of time, and no application under the RTI Act in this regard shall be entertained during the course of recruitment. Selection of the candidates shall be made purely on the basis of merit in a transparent manner. Hence, the candidate has to be careful of thoughts who promise to get them selected unlawfully on illegal consideration or manners. तो किसी तरह के जो इस तरह के दलाल टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नौकरी लगवा देंगे, तो उस तरह के इंसान से आपको कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, उनकी बातों में नहीं आना है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। The record relating to any assistant recruitment examination 2023
would be available on up to 365 days from date of declaration of final result, and thereafter all examination materials shall be weeded out, and no communication in this regard shall be entitled with respect to recruitment drive. All disputes pertaining to the conduct to the assistant recruitment examination 2023, including result, shall fall within the jurisdiction of High Court of Judicature at पटना only. तो ये 3 फरवरी का नोटिस है रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से। अब आपके सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है एनेक्सर ए में, उसके बाद रिटन टेस्ट की क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होंगी, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट, हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों पे हम लोग बात कर लेंगे। एनेक्सर ए से दोबारा मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके ये सारी चीज़ें कवर होंगी। कौन कौन सी चीज़ें, पहला तो आपका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, प्री एग्जाम में हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इन सब चीज़ों के लिए मैं दोबारा से एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटे की वीडियो हो गई है और मुझे थोड़ा सा दूसरा भी काम है। तो अभी हम लोग मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो में। तो अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताई गई है, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऊपर के जो भी स्टेटमेंट्स और आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बाकी यहाँ से आप देख पाएंगे सिलेबस एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोग दोबारा से एक नई वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए आप इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।